अचानक सपने लेने लगे हैं और अचानक उनको हरियाणा के जनता की लोगों की, हरियाणा के लोगों की समस्याएं जो हैं वो प्रभावित ही नहीं करने लगी हैं, उनको बाकायदा परेशान करने लगी हैं। वो कहीं ना कहीं अब जनता से जुड़ना चाहते हैं। अजय जी, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे वाकई चिंता है या महत्वाकांक्षा ज्यादा है? नहीं, अमित जी ने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि अचानक इनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, अचानक ये बड़े वो हो गए हैं, इनको बड़ी फिक्र हो गई है हरियाणा की। ये बेसिकली इनको एक स्वप्न दिखाई दे रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं ना कहीं भाजपा हथिया सकती है। जैसे उसने राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जिस तरह से सफल हुए हैं और सत्ता में आए हैं, उसको अब अपने अंदर इतनी उम्मीदें दिखने लगी हैं कि अपनी जमीनी हकीकत वो भूल चुके हैं कि उनकी स्थिति क्या है। वो कहीं ना कहीं दिवा स्वप्न में जी रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हम बिल्कुल पा लेंगे, और इसके लिए वो तमाम सारी चिंताएं करने लगे हैं। जबकि जमीनी हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी आधार कहीं पर नहीं बनाया हुआ है अभी। इस बार एक लहर का फायदा मिला है और उस लहर के फायदे में कहीं ना कहीं आ गए। आज भी जो हरियाणा की मूल समस्याएं हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मास्टर प्लान नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज ठीक नहीं है। अजय जी, केवल एक बयान नहीं आया है, सिर्फ बयान। अजय जी, केवल एक बयान नहीं आया, एक दूसरा भी बड़ा बयान आया है जो कैप्टन अभिमन्यु साहब ने दिया है, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं खट्टर साहब। कैप्टन अभिमन्यु ने आज ये कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री हुड्डा को जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उनका कार्यकाल ही ऐसा रहा है। क्या बीजेपी जेल भेजेगी मुख्यमंत्री हुड्डा को सरकार बनने के बाद? देखिए, जिस प्रकार से पिछली सरकारों के किसी भी व्यक्ति ने जो जो गड़बड़ की है और जिसका सीधा सीधा प्रभाव यानी हरियाणा के लोगों के ऊपर पड़ा है, ऐसी सब चीजें जो कानून के दायरे के अंतर्गत आती होंगी, उनको ठीक करने के लिए जो भी उचित होगा वो सब किया जाएगा। जहां तक अभी तक की हुई गलतियां जो उन्होंने की हैं, आगे हमारी सरकार स्वच्छ प्रशासन दे सके, स्वच्छ शासन दे सके, इस सारे की गारंटी हम लेंगे। लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ है उसको जहां कहीं कानून के अनुसार जो प्रक्रिया प्रतिक्रिया होगी उसके अनुसार हमको सारे काम करने होंगे। खट्टर साहब, ये तो आपने बयान को थोड़ा संभाल दिया है, कोई निर्दोष रहता है, कोई दोषी होता है। खट्टर साहब, ये तो बयान को आपने थोड़ा संभाल दिया, थोड़े कपड़े पहना दिए। अभिमन्यु साहब सीधे ये कह रहे हैं बिल्कुल साफ शब्दों में कि मुख्यमंत्री हुड्डा को जेल जाना पड़ेगा। क्या वो भविष्य की सच्चाई बयां कर रहे हैं या फिर ऐसे तमाम जो बयान दिए जाते हैं चुनावों से पहले आसपास, ये सिर्फ उस बयान के नजरिए से हम देखें? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को भी जेल भेजने की बात आप लोग खूब कह रहे थे लोकसभा चुनावों से पहले, लेकिन आज तक तो हमने नहीं देखा कि कोई एफआईआर, कोई जांच कमेटी या कोई दूसरी चीज हुई और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर मुख्यमंत्री हुड्डा को जेल भेजने की बात क्या उसी तरह का बयान है या इसमें थोड़ी बहुत कोई गंभीरता है? खट्टर साहब, अभी एक एक नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आखिर तो जो भी दोषी पाए जाएंगे, वाड्रा के खिलाफ भी एफआईआर अगर करनी थी तो हुड्डा साहब को करनी थी। अगर हमारी सरकार आती है, ऐसे जितने भी एफआईआर करने की बात आएगी, जितनी शिकायतें मिलेंगी, उन सबका उस समय पूर्ण रूप से उसके बारे में विचार किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सजा होगी। एक एक नाम की आवश्यकता नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार का दोषी कोई भी पाया जाएगा उनके खिलाफ एक्शन होना लाजमी है। आगे भी आपको इस बयान में कितना दम दिखाई देता है? क्योंकि अभी तक की जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो तो कुछ इसी तरह की रही है कि इस तरह के बयान सिर्फ बयान के लिए हैं, सरकार बनने बिगड़ने के बाद क्या होता है ये हम सब जानते हैं। नहीं, मुझे लगता है इसमें मुझे एक और पक्ष भी नज़र आता है, एंगल भी नज़र आता है। हम लोग दिन भर खबरों में रहते हैं, देखते हैं। मुझे लगता है राजीव कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके की होड़ लग गई है कि किसी तरीके से, मैं शक्ति के उस बात से सहमत हूँ कि किसी तरीके से अटेंशन में आया जाए। पहले आप जंतर मंतर पे देखो,
कहने को तो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी पहुंच सकता था वहां पे। पहले एक नेता जाता है, फिर दूसरे दिन दूसरा जाता है, फिर तीसरे दिन तीसरा जाता है, चौथे दिन चौथा जाता है। लगी हुई है अपने आप को, यस, सिंपैथी जता रहे हैं, लेकिन अटेंशन में खुद को लेकर एक तरफ आप भूमि अधिग्रहण के साथ साथ SCZ वाली बात आप कह रहे हैं, या जितने घोटाले हुए उनकी जांच होगी उसकी बात आप कह रहे हैं। एक नेता कहता है, फिर दूसरे दिन दूसरा कहता है, तीसरा कहता है। सब में होड़ लगी है कि ये बताने की, ये जताने की कि सबसे ज्यादा मैं काम कर रहा हूं, सबसे ज्यादा पॉपुलर मैं हूं एक तरीके से, और आने वाले वक्त में मैं दावेदार हूं। ठीक है, हम जरा शक्ति की टिप्पणी लेना चाहेंगे। शक्ति, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल राजीव जी, ये बहुत ही गंभीर बयान है। गंभीरता इसलिए है इस बयान के अंदर क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई हल्के बयान नहीं देंगे। इसमें गंभीरता ये है कि ये इस तरह की बातें आती रही हैं कि बीजेपी के फला नेता की सीएम के साथ सेटिंग है, इसकी उसके साथ में सेटिंग। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में धनखड़ जी ने सीधा आरोप इन पर लगाया है कैप्टन अभिमन्यु पर। उन्होंने कहा है कि इनकी सेटिंग है सीएम हुड्डा की और कैप्टन अभिमन्यु की, और इन्होंने चुनाव में उनके खिलाफ काम किया है। वो खुलकर भी, हमने बाइट भी चलाई थी, खुलकर बोला था धनखड़ जी ने कि कैप्टन अभिमन्यु ने दीपेंद्र हुड्डा की मदद की है। तो इस वजह से जो ये शिकायत गई आला कमान के पास, कैप्टन अभिमन्यु को इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, और इससे उनको काफी जो खामियाजा उनको भुगतने, जो जिस तरह से उनकी छवि बिगड़ी है आला कमान की नजरों में, ये तो भाई मिले हुए हैं सीएम हुड्डा से, कांग्रेस से मिले हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा की मदद की थी, उसकी भरपाई करने के लिए, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये एक, मुझे लगता है एक चाल है कैप्टन अभिमन्यु की कि इस तरह का बयान दे दिया जाए, जिससे कि ये हो जाए कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल निष्पक्ष है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर छतरपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। छतरपाल जी के पास जाने से पहले एक बहुत छोटी सी टिप्पणी कात्याल साहब से हम लेंगे। कात्याल साहब, क्या वाकई ये हालात हैं कि अगर सरकार बनी बीजेपी की तो फिर जेल जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री हुड्डा को? राजीव जी, काय की सरकार बीजेपी की बन रही है कहीं भी? ये तो खाली ख्याली पुलाव है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, अब बीजेपी के जो नेता हैं वो जो 5, 7, 8 सब समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कुछ लेना ना देना। ये ठीक है कि मुख्यमंत्री जो हुड्डा जी हैं उनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए, और होगी भी सही जो सरकार बनेगी। और सरकार तो चुनाव साहब की आनी है। ये तो वैसे ही अपना नाम अखबार में या चैनल पर देने के लिए अपने नाम को शो कर रहे हैं, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हम जरा प्रोफेसर साहब से जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं? क्या दोनों सरकारें, जो हुड्डा साहब की पहली सरकार और ये जो चल रही है, इतनी कटघरे में खड़ी है कि नेता अब ये बयान दें कि अगर हमारी सरकार बनी तो जांच होगी और उसके बाद वो जेल जाएंगे दोषी पाए गए तो? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का वेपन देश की जनता के हाथ में दे रखा है, और आज तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं जी, जो कांग्रेस के विरोधी खेमे के प्रधानमंत्री हैं। आज चुनाव के इंतजार क्यों करते हैं ये लोग, और रिजल्ट का परिणाम का इंतजार क्यों करते हैं? यदि कोई तथ्य है इनके पास तो आज ही क्यों नहीं पर्चा दर्ज करवाने के लिए ये कोई सरफेस चीजों को लेके आए? सब आज ही क्यों नहीं करवाते? आप भी तो नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं। क्या जी, क्या छतरपाल जी कह रहे हैं कि आप इंतजार क्यों कर रहे हैं चुनाव होने का, सरकार बनने का? आज केंद्र में सरकार बदल चुकी है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी को आपकी पार्टी का भी समर्थन है। अगर आपके पास कोई सबूत है, आपकी नजर में कोई घोटाला है, तो आप अभी उसकी जांच कराइए, अभी जेल में डालिए। अभी जैसे इनके मंत्रियों के खिलाफ CLU के बारे में हमारे नेता ने सारी बात रखी, सीढ़ियां आई, वो सारी बातें हैं जो सरकार बनेगी वो करेगी। अभी तो हमारी सरकार तो है नहीं, अभी हम क्या करें? अब तो तोता भी बीजेपी के पिंजरे में भाई सरकार छतरपाल जी हमारी आएगी जब करेंगे। अभी सरकार है नहीं तो अभी से हम भाजपा के नेताओं की तरह खाना खा के उठपटांग की बात करने को सबको लाभ ही नहीं है। देखिए, रूल ऑफ लॉ हर एक व्यक्ति के लिए समान है। इस देश के अंदर एग्जीक्यूटिव के अंदर जो गड़बड़ें पाई जाती हैं, लेजिस्लेशन में कोई गड़बड़ें पाई जाती हैं, जुडिशरी में उसकी विवेचना की जा सकती है, सबूत इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से मुहैया करवाए जा सकते हैं। ये मिथ्या चुनावी प्रचार, चुनावी मुद्दे, चुनावी बातें, झूठ के आंदोलन के ऊपर सवाल और जवाब। आपकी बात पर जवाब लेंगे खट्टर साहब से। खट्टर साहब थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जीवन भारद्वाज जी के पास जाएंगे। मुख्य प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है जनचेतना पार्टी के। जीवन भारद्वाज जी, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है,
तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब भविष्य को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है, आपकी क्या तैयारी है? क्या आप 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे हैं? क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? देखिए राजीव जी, जैसा हमारे विनोद शर्मा जी हमारे अध्यक्ष हरमन प्यारे नेता हैं प्रदेश के, और उन्होंने पिछले 6 महीने में सारे प्रदेश के हर जिले, हर तहसील, हर गांव का दौरा किया है, वहां की जमीनी हकीकत को देखा है, समझा है, और हमारी पूरी तैयारी है इस चुनाव के लिए। और जहां तक मैं जानता हूं, पूरी 90 की 90 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। जैसे कि आपने देखा, हमारे पंचकूला का भी 2 दिन पहले जो हमारा सम्मेलन हुआ, युवा सम्मेलन, इतनी भारी संख्या में वहां लोग जुटे, वहां युवा जुटे। उसके बाद जैसे हमने धरना प्रदर्शन किया एसएस बोर्ड का, वहां जो हमें रिस्पांस मिला है, उसको देख के लगता है कि वाकई हमारी पार्टी इस चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। जीवन जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? एक मुद्दा तो आपका समझ में आया कि आप की सरकार आती है या आप किसी तरीके से सत्ता में आते हैं, जी, तो एसएससी को भंग करेंगे या उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव आप सिस्टम देंगे उस सारे में, और नौकरियों में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? इसके अलावा आपके और कौन से मुद्दे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो आपको पता है भ्रष्टाचार क्या है। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की वजह से ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, वो भ्रष्टाचार की वजह से है। सेकेंडली, जो ब्यूरोक्रेसी है, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आज वो खुलेआम जो भी चाहते हैं करते हैं। प्रदेश की पुलिस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, जो दिल में आता है वो लोग करते हैं। हम उन पे अंकुश लगाएंगे। बेसिकली ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पे अंकुश लगाना इस प्रदेश में बहुत जरूरी हो गया है आज, क्योंकि इतनी ज्यादा अराजकता है कि किसी भी और जगह पे ऐसी अराजकता देखने को नहीं मिलती। ठीक है शक्ति, हम एक छोटी टिप्पणी आपसे चाहेंगे, समय हमारे पास कम है। अगर जनचेतना पार्टी जिस तरह के दावे कर रही है, ये पार्टी वाकई चुनावों में एक बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या फिर वोट कटवा पार्टी बनकर ही ये राजनीतिक दल रह जाएगा? क्या हमारे प्रदेश के जो हालात हैं उससे क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर राजीव जी, एक बात देखा जाए तो जैसे ये मुद्दा उन्होंने उठाया है एसएससी को भंग करने का, और भ्रष्टाचार, जो इंटरव्यू सिस्टम में भ्रष्टाचार, खासकर नियुक्तियों में जो सरकारी नियुक्तियां होती हैं उसमें भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं युवाओं के दिलों को छूने की कोशिश तो की गई है। और ये मूवमेंट अगर ये तेजी से और बहुत ताकत के साथ और बड़े पैमाने पर पूरे हरियाणा में इस मूवमेंट को चलाते हैं, इस आंदोलन को चलाते हैं, तो ये एक असरदार मुद्दा है। और जिस तरह से इन्होंने चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाया है और जिस तरह से युवाओं के दिल को छुआ है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि युवा जितने भी आप जितने भी चुनाव उठाएंगे विधानसभा के या लोकसभा के, आपने देखा होगा युवाओं की भूमिका बहुत ज्यादा होती है और युवा वोटर भी प्रदेश में काफी ज्यादा हैं, और यूथ जिसके साथ खड़ा हो जाता है, निश्चित तौर पर वो पार्टी लड़ाई की स्थिति में आ जाती है। लड़ाई की स्थिति में आ जाती है। हम खट्टर साहब के पास आए। खट्टर साहब, आपके लिए युवा कितने महत्वपूर्ण है? भ्रष्टाचार प्रदेश में कितना बड़ा मुद्दा है? क्या वाकई इंटरव्यू की पारदर्शिता, एसएससी को भंग करना, ऐसे मुद्दों के साथ आपका राजनीतिक दल भी खड़ा है और ये जो मुद्दा है वो चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनेगा? राजीव जी, मैं 2-3 बातें इससे पहले की जो आपने चर्चा में लाई है, मैं उनके ऊपर अपनी बात कहना चाहूंगा। संक्षेप में पहला सर, विषय संक्षेप में, तो समय आपने कम है ये सर, कहा प्लीज। कि होड़ सी लग गई है कि ये मुद्दा वो मुद्दा। अगर मैं बिल्कुल संक्षेप में जो मुद्दे उठाए हैं उनमें से कोई मुद्दा गलत नहीं है, चाहे वो किसी ने उठाया हो, चाहे वो एसआईटी, चाहे वो सीएलयू का मुद्दा है, चाहे वो सेज का मुद्दा है, या कहीं स्कैंडल जो हुए, भ्रष्टाचार हुए, उसका मुद्दा है। मुद्दे सब लोग उठाएंगे, इसमें कोई होड़ का विषय नहीं है। सब एक दूसरे के साथ पूरक हैं, कोई किसी मुद्दे में एक दूसरे का विरोध है ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि हाँ इतने मुख्यमंत्री हो गए हैं। आखिर हमारे यहाँ अनुशासन का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसका नाम तय करेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। कल तक ये कहा जा रहा था कि हमारे यहाँ तो कोई मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। आज अगर हमारे यहाँ 5-6 लोगों ने अपनी योग्यता इस प्रकार से बताई है कि वो मुख्यमंत्री का दायित्व तो निभा सकते हैं, तो ये हमारे लिए प्लस है, हमारी ये ताकत, हमारी ये शक्ति है। इसको अदरवाइज नेगेटिव लेने का कोई कारण नहीं है। अनुशासन के नाते हम सब एक हैं।
चौथी बात, आपने कहा कि आखिर केंद्र में सरकार बन गई है। देखिए, केंद्र का सरकार का और प्रदेश की सरकारों का दायरा अलग है। आपको ध्यान है कि केंद्र में सरकार बनते ही 24 घंटे में हमने एसआईटी बनाई है कि विदेशों में जो धन है, स्विस बैंकों में जो धन है, उनके नामों को लेने के लिए एसआईटी के माध्यम से महीने में नाम आने चाहिए। और अब बैंक के लोगों ने कहा है कि हम अगले 1 महीने के अंदर नाम आपको देंगे। और जहां तक प्रदेश का दायरा है, प्रदेश सरकार होगी तब ये सारी बातें आएंगी। अब आपने पूछा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश के लिए, युवकों के लिए एक संगीन मुद्दा है। खास करके जो इंटरव्यू सिस्टम में नौकरियां जो इनके माध्यम से मिलती हैं, कितने ही अंक प्राप्त कर ले, कितना कुछ कर ले, लेकिन उस भ्रष्टाचार सिस्टम से, यानी इंटरव्यू सिस्टम जो है, उसमें भ्रष्टाचार के होने से रोजगार जिनको मिलना है वो पहले से तय है, मिलता है, सामान्य आदमी को मिलता नहीं है। इस सारे सिस्टम को भी हम ठीक करेंगे, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के बारे में 0 टॉलरेंस की हमारी सरकार होगी। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कात्याल साहब, समय की बहुत कमी है, हम पहले से ही 2-4 मिनट ओवर चल रहे हैं। बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में। बहुत सारे मामलों की जांच का सामना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करना पड़ेगा और जांच में दोषी पाए जाने की बहुत संभावनाएं हैं और उनकी सही जगह है जहां दोषियों की जगह होती है।